हेलो दोस्तों, वेलकम टू ABC मैट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्तों पिंटू सिंह। दोस्तों आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का जो मंथली टेस्ट हुआ था सितंबर महीने में 2023 में, उसका आज हिंदी सब्जेक्ट लेके आए हैं। मातृभाषा हिंदी सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका कोड आपको 101 है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो भी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हल हम ऑब्जेक्टिव वाला का करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो आपको 50 नंबर का है। मतलब नंबर तो आपको ज़्यादा ही है लेकिन सिर्फ 50 मार्क्स का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, जिसमें से आपको आधा ऑब्जेक्टिव्स होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको 30 होगा जिसमें से आपको जवाब आपको 25 देना है। तो जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव का हम लोग इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो वीडियो छोड़ करके जाइएगा मत और इसको पूरे देखिएगा। अगर पसंद आए तो फिर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए अगर है तो। दोस्तों मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको वीडियो एकदम पसंद ही आएगा, तो लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, निर्देश को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन कलम से चिन्हित करेंगे। ठीक है, किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर दें। देखिए यहाँ पे कह दिया गया है कि 25 प्रश्नों के ही उत्तर दें, जबकि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 30 प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 30 के 30 प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 के 30 प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको 25 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है इसमें कहा गया है कि शिवपूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। ठीक है, तो जो शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है उसका नाम क्या है। तो देखिए रश्मि रथी भी नहीं है। देखिए देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का एक मात्र जो है उपन्यास है जो आपको किताब में चर्चा किया गया इनके जीवनी वाले पाठ में। ठीक है, तो देहाती दुनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। आप सबको मालूम होगा कि राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका जन्म आपको बिहार में ही हुआ था। बिहार के आपको सारण ज़िले में हुआ था, जीरादेई गांव में हुआ था। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जो है जन्म जो है आपको सारण में हुआ था, बिहार में ही। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। इत्सिंग किस देश से आया था। ठीक है, तो इत्सिंग जो है आपको चीन से आया था। चीन इसका मूल निवास था और यह भारत आया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि माँ ने चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा। तो माँ जो है वह चंपिया को शकरकंद के छिलके उतारने को कहा था। ठीक है, अमृतलाल नागर का मूलतः क्या थे। अमृतलाल नागर जो थे वो मूल रूप से न बिहारी थे, न पंजाबी थे और न ही गुजराती थे। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अमृतलाल नागर जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से अपना ताल्लुकात रखते थे। आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में इनका घर था। आगरा का एक जगह है गोकुलपुरा। ठीक है, गोकुलपुरा में इनका घर था। आगरा का गोकुलपुरा एक जगह था, जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे पहली बार सिनेमा जो दिखलाया गया था वो 7 जुलाई था। 7 जुलाई को आपको मुंबई में दिखाया गया था। ठीक है, 1896 ईस्वी को, 7 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई में सबसे पहली बार सिनेमा चलाया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको 1896 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। लिखा गया अष्टावक्र रेखा चित्र का रचनाकार कौन है। तो अष्टावक्र और जो मतलब पाठ है उस पाठ का लेखक आपको विष्णु प्रभाकर जी हैं। इन्होंने ही लिखा है अष्टावक्र के बारे में। अष्टावक्र एक अपाहिज लड़का होता है, छोटा सा, मतलब अपाहिज एक लड़का होता है जिसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो आपको टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में आपको टोटल 23,000 पुस्तकें थी। ठीक है, कहीं कहीं 20,000 से ऊपर दिया जाता है, लेकिन 20,000 एक्यूरेट नहीं दिया जाता है।
तो 20,000 से ऊपर भी दिया जाता है या फिर 23,000 ही रहता है, तो 23,000 अगर ऑप्शन में है तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में आते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है। तो यह आप लोग बहुत फेमस जो है कविता है, इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम मोरा जाके चितवत चंद चकोरा। इस प्रकार के जो है तुम घन बन हम मोरा जाके चितवत चंद चकोरा, यह कविता जो है आपको कवि रैदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कवि रैदास के द्वारा, कवि रैदास जो हैं वो आपको यह कविता लिखे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। 10 में लिखा गया है मधुमालती किनकी रचना है। तो मधुमालती किनकी रचना है, यह कविता जो है आपको मंझन के द्वारा लिखा गया है, मंझन के द्वारा। और मंझन कौन थे, तो जो शेरशाह सूरी थे उन्हीं का यह पुत्र थे मंझन। ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह कविता आपको लिखा गया है। ठीक है, मधुमालती। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम आपको गोविंद पंत भी नहीं था, जोगिंदर भी नहीं था, अर्जुन सिंह भी नहीं था, यहाँ पे गोविंद राय इनका मूल नाम था। ठीक है, अब आते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस पुस्तक से लिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि मैं नीर भरी जो पुस्तक लिया गया है वो आपको कहाँ से लिया गया। उससे पहले आपको जानना होगा महादेवी वर्मा के बारे में, महादेवी वर्मा। तो इस पाठ में यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है वो सब के सब जो है आपको महादेवी वर्मा की लिखित पुस्तक के नाम है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको यह गलती से भामा लिख दिया है, यहाँ पे यामा होता है, यामा। और या ये जो मैं नीर भरी दुख की बदली जो यहाँ पे जो कविता लिखा गया है वो आपको यामा से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भामा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी के सभी महादेवी वर्मा का बुक से लिया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है वो लिखा है, रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है। यह जो कविता है आपको हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है, आ रही रवि की सवारी, उसी में से है। और इसमें आपको तारे के बारे में कहा गया है कि जब सूरज निकलता है तो तारे जो है वह दिखना बंद हो जाते हैं, यानी तारे मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौदह नंबर प्रश्न में आते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे। तो केदारनाथ अग्रवाल पेशा से शिक्षक नहीं था, नेता नहीं थे, पुलिस भी नहीं थे, वह वकील थे। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जो थे वह पेशे से वकील थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में आपको देखते हैं, आ रही रवि की सवारी कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं इससे ऊपर वाले प्रश्न में कि इस कविता के जो लेखक है वो आपको हरिवंश राय बच्चन है, जो कि आपको अमिताभ बच्चन जी हमारे जो एक्टर है उनके पिताजी हैं। ठीक है, अब यहाँ से व्याकरण शुरू होता है, यहाँ तक पाठ का जो था, अब यहाँ से व्याकरण भाग शुरू होता है 16 नंबर से। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब किसी भी चीज़ का स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें आकार जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि महोदय को महोदया बना दिया जाता है, उसी प्रकार से महाशय को महाशया, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। महाशयी और महाशयी, महाशिनी, तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका सही उत्तर आपको महाशय होगा। ठीक है, महाशया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो कारक आपको 7 होता है, आप सब लोग जानते हैं, 8 होता है। तो यहाँ पे जो है सभी कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं। यहाँ पे करण दिया गया है, अपादान दिया गया है, संप्रदान दिया गया है, अधिकरण दिया गया है। तो देखते हैं सभी का चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता का चिन्ह जो है आपको होता है ने। ठीक है, यह साधारण वाक्य होगा तो आपको कर्ता में ही जाएगा। फिर कर्म आता है दूसरे नंबर पे, और कर्म का चिन्ह होता है आपको को। फिर करण आता है, और करण का चिन्ह आपको से होता है, और यही से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपको करण कारक हो जाएगा। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, इसका मतलब हुआ कि से जो चिन्ह है वह करण का है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 में। प्रश्न संख्या 18 में कहा जा रहा है, जिस शब्द से किसी काम का करना
या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो काम करना या काम होना क्रिया के अंदर आता है, विशेषण के अंदर तो विशेषता बताएगा, तो विशेषण नहीं होगा। कर्म के अंदर भी नहीं होगा, कर्म या कर्ता के अंदर भी नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है, यहाँ पे कर्म कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो और आपको विशेषण, आपको एडजेक्टिव को कहा जाता है, यहाँ पे वर्ब है जिससे काम करने का बोध होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है लड़का आया था, किस काल में जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग, ये तो बड़ी सिंपल प्रश्न दे दिया गया है कि अगर है तो वह वर्तमान काल होगा, था तो भूतकाल होगा, और गागेगी रहेगा तो भविष्यत काल होगा। यहाँ पे नॉर्मल आप शब्द से भी पकड़ सकते हैं। वाक्य जो दिया गया है, लड़का आया था, लड़का आया है इसका मतलब वर्तमान में अभी ही आया है। लड़का आया था बीत चुका है जो कि भूतकाल में चला जाएगा, और लड़का आएगा या इस प्रकार का कोई वाक्य होगा तो आपको भविष्यत काल में होगा। तो यहाँ पे ना भविष्यत काल इसका आंसर होगा, ना वर्तमान काल आंसर होगा, ना इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी इसमें भूतकाल ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों दो चीज़ होता है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। यहाँ पे दोनों का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि उपसर्ग जो है आपको 20 में दिया गया है और प्रत्यय आपको 21 में दिया गया है। ठीक है, तो उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, पहले किसी शब्द में आपको पहले जुड़ जाता है, वो उपसर्ग होता है। तो देखिए मान से पहले अप जुड़ गया, इसलिए यह अपमान हो गया। तो इसका सही उत्तर जो है आपको अपमान में अप जो है उपसर्ग है। इसी प्रकार से गाने वाला में आपको प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रत्यय जो है वो आपको बाद में जुड़ता है, इसीलिए इसका प्रत्यय आपको गाने में वाला जुड़ गया, यानी वाला इसका प्रत्यय हो गया। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, तो अपमान में उपसर्ग आपको अप हो गया और गाने वाला में प्रत्यय आपको वाला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 का सही उत्तर डी हो जाएगा और इस 21 का सही उत्तर आपको सी हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए कि क से लेकर के अंग तक ले, यानी क ख ग घ अंग, ये पांचों के पांचों आपको कंठ से बोला जाता है, कंठ से। तो कंठ से बोला जाने वाला, चूँकि क ख ग घ पूरा कवर्ग जो है वो है, और उसी के अंतर ग आता है। तो ग अगर क ख ग घ पूरा कवर्ग ग से बोला जाता है, तो ग भी आपको कंठ से ही बोला जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 में लिखा गया है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, क्या है। तो महर्षि को अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो होता है महाजोर ऋषि। तो इसका सही उत्तर आपको महाजोर ऋषि अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। ये और ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 में आ रहा है कि कौन बात कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। सबसे पहले तो आप इस शब्द को, इस वाक्य को सोचिए कि क्या कहा जा रहा है, कौन बात कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। तो सवाल जब भी पूछने का बात आएगा, प्रश्न पूछने का बात आएगा, तो आपको वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक, यानी कौन बात कर रहा है, यह एक प्रश्न है। और प्रश्न वाला जब भी ऐसे ये जो सर्वनाम आया कौन, यह प्रश्न पूछने का सर्वनाम है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर पे, गंगा कौन शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा तो आप लोग सब जानते होंगे, यह गंगा जो है वह सीधा नाम है। ठीक है, तो गंगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई भी नाम जो आपको किसी निजी चीज़ का नाम हो या किसी निजी व्यक्ति का नाम हो, वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कहा जा रहा है कान में तेल डालना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए, कान देना मतलब ध्यान देना होता है, ये नहीं होगा। होशियार होना भी नहीं होगा। कान में तेल डालने का अर्थ सावधान करना भी नहीं होगा। कान में तेल डालने का अर्थ, इसका अर्थ है कि कुछ न सुनना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कान में तेल डालना, इसका मतलब कहा जाता है कि कान में तेल डाल के सो गया, इसका मतलब वह सुन नहीं रहा है, इसीलिए नहीं जान रहा है कुछ भी। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 में आते हैं। लिखा गया देश भक्ति में कौन सा समास है।
तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि देश की भक्ति। देशभक्ति में अगर देशभक्ति में इसका विग्रह करेंगे देशभक्ति का तो आपको देश की भक्ति आ जाएगा। और यहाँ पे की आ गया तो की आपको किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। तत्पुरुष समास में जितने भी कारक है, कारक के चिन्ह, सभी कारक के चिन्ह आपको तत्पुरुष में आ जाएंगे। तो यहाँ पे का के की वाला जो आता है उसमें देश की भक्ति आ जाएगा, मतलब तत्पुरुष में आपको संबंध वाला तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसका सही आंसर द्विगुण नहीं होगा, न द्वंद्व होगा, न कर्मधारय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब 3 प्रश्न मात्र बच गए हैं। इन तीनों प्रश्न का हम लोग हल कर लेंगे तो सारे के सारे सब ऑब्जेक्टिव का हल आपको हो जाएगा। और बाकी जो है फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आइए इस प्रश्न का हल जानते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा जा रहा है ओष्ठ शब्द क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि तत्सम क्या होता है। तो वह शब्द जो संस्कृत का शब्द है और वो आज भी संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, उसको बदला नहीं गया है, तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव वह है जो संस्कृत का बिगड़ गया रूप है, ठीक है, या संस्कृत को बदल दिया गया है, तो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। जो अपने देश में उत्पन्न हुआ उसको हम देशज कहेंगे, और जो विदेश से लिया गया है उसको हम विदेशज कहेंगे। तो ओष्ठ जो शब्द है वह संस्कृत का ही शब्द है, इसीलिए यह तत्सम हो जाएगा। संस्कृत अगर ओष्ठ को बदल दिया गया है तो उसको हम लोग ओठ बोलते हैं, जो कि तद्भव है। तो यहाँ पे हम लोग तत्सम ही इसका सही उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 29 नंबर में आते हैं, शकुन शब्द का विलोम क्या होगा। तो शकुन शब्द का विलोम शब्द आपको शोक नहीं होता है, सशकुन भी नहीं होता है, न शकुन भी नहीं होता है, अपशकुन होता है शकुन शब्द का विलोम शब्द, इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो कहा गया जो कहा न जा सके के लिए क्या लिखा जा सकता है एक शब्द। तो जो कहा न जा सके उसके लिए हम लोग अकथनीय लिख सकते हैं। ठीक है, जो नहीं कहने वाला, कथन माने कहना होता है, और जो नहीं कहने वाला है उसको हम लोग अकथनीय कहेंगे, जो कथन में नहीं उतारा जा सकते हैं। तो इसका बी, सी और डी तीनों गलत हो जाएगा, सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह 30 के 30 प्रश्न जो है वह सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी इससे बेहतर प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर के आ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।